लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज झारखंड। आज हमारे सामने गिरिडीह लौह उद्योग के जनक कहे जाने वाले श्री अमरजीत सिंह सलूजा जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और इनका लौह उद्योग से रिश्ता कितना पुराना है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद अतीन जी, आपके चैनल में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, लौह उद्योग से आपका रिश्ता कितना पुराना है, या तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत जो हमारे द्वारा शुरू हुई है, हमारा लौह उद्योग से 1974 से है। 1974 से पहले हमारे पिताजी जो है वो लकड़ी का काम करते थे। लकड़ी के काम से कालांतर में अपने भाई साहब से जब अलग हो गए, तो अलग होने के बाद में उन्होंने फिर जो है सो लोहे का काम शुरू किया। लोहे के कील बनाने का काम उन्होंने शुरुआत की, और मैं उस समय में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उनको एक हेल्पर की ज़रूरत थी। मैं उस समय हेल्पर के तौर पर ही आया था उस समय। तो वो हमको ले करके वो बोले थे कि अगर तुम्हारे को अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो तुम ऐसा करो, अब हमारे साथ में तुम काम शुरू कर दो लोहे का। तो फिर मैंने उनके साथ में कील बनाने का काम उनके साथ में मिल के किया। 1974 से जब मैंने काम इसको चालू किया, उस समय मैंने बहुत छोटे पैमाने पर, उस समय मैं समझता हूँ हम लोग सिर्फ 2 बोरा ही कील रोज़ बना पाते थे 74 में, और वो 100 किलो कील ही बना करके उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे पिताजी के छत्र छाया में मैं लग करके और धीरे धीरे के काम को फिर मैंने आगे बढ़ाया, और तब से फिर मैं लगातार उसके अंदर में प्रयासरत हूँ। और आज इस काम को करते करते मेरे को करीब करीब 47-48 साल हो गए। जी जी सर, चूँकि गिरिडीह में माइका उद्योग के बाद लौह उद्योग के नाम से गिरिडीह प्रचलित थी, लेकिन आज भी देखते हैं कि गिरिडीह के बहुत सारे जो पुराने लौह उद्योग के कारखाने थे वो आज सर बंद पड़े हुए हैं। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? इसके विषय में हमारा कहना है कि आपको मैं अतीन जी, इसके एक अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो आप मान के चलें कि नुकसान के अंदर में कारखाने बहुत कम बंद हुए हैं, और आपसी झगड़े और आपसी कलह की वजह से ज़्यादा बंद होते हैं कारखाने। ये मैंने आजमाया हुआ है, आज तक का मेरा अनुभव बताता है। नुकसान तो होता ही है, व्यापार है, व्यापार के अंदर में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, लेकिन आप मान के चलें कि 20-25% ही नुकसान की वजह से उद्योग बंद होते हैं, बाकी 75% आपसी कलह की वजह से बंद हो जाते हैं। और कुछ सरकार की अगर सुविधाएं और कुछ अगर उनको अगर सही मार्ग अगर मिल जाता तो शायद वो बंद नहीं होते, लेकिन बंद होने से हम लोगों को इसकी बहुत भारी माने मुझे इसकी बहुत तकलीफ़ होती है इस बात के अंदर में, क्योंकि मेरी एक हार्दिक इच्छा रही है, जब से मैं इस लौह उद्योग के अंदर में आया हूँ तो मेरी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि हम जिस जगह पर बैठें वो एक ऐसी मंडी के रूप में हो जाए, और इतनी बड़ी मंडी बन जाए कि लोग जो है सो उसको जाने और लोग खुद ब खुद आकर के यहाँ से माल परचेज करें। आज मेरा इतने मेहनत जो इसके अंदर में लगी, और लोगों को मैंने पूरा सहयोग भी दिया, आज तक मैंने कभी उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचा है। बराबर मैं सोचता हूँ कि नहीं, और भी उद्योग बैठें। तो इस तरह से उद्योग बैठने से मैंने सबका कोशिश की है, अपनी जानकारी में जितना हो सका सहयोग किया है, और ये सहयोग करने से उसका फल भी मिला है। और आज गिरिडीह जो है सो इतनी विशाल मंडी के रूप में उभर रहा है, और आने वाले समय में भी और ये आगे बढ़ेगा। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो इसमें जब नए रोजगार का सृजन कैसे हो? चूँकि बहुत से लोग क्या है कि बेरोजगार हो गए हैं और अपने आमदनी को खो रहे हैं, जिससे कि पारिवारिक परेशानी काफ़ी हो गई है। तो सर, इसमें क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? इसके अंदर में तो देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत है, और इसके अंदर में हम सभी लोगों को मिल के इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर में थोड़ा सा बैंक वालों को भी, बैंक के माध्यम से सरकार को जो है सो लोन छोटे छोटे उद्योगों के लिए दिलवाना चाहिए, और उनके ऊपर में थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और बहुत आसानी से लोन देना चाहिए, जिससे वो लोग किसी तरह से अपना परिवार को पाल सके। ये बहुत बड़ी महामारी है, ये पूरी दुनिया में फैली है, और इससे हम लोगों को लड़ना है। थोड़ी तकलीफ़ तो देखिए बर्दाश्त करनी होगी, और ये तकलीफ़ आई है, इसकी मार मैं समझता हूँ पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ी है, और एक एक इंसान पर पड़ी है।
लेकिन अब इसी के अंदर में हम लोगों को जीना है, संघर्ष करना है, लेकिन हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। और इसमें अगर सरकार का सहयोग सच्चे मन से अगर हो और लोग भी अगर सच्चे मन से अगर प्रयास करें तो निश्चित हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं और इसको हम लोग हरा सकते हैं और अपना काम के अंदर में शायद नए नए अवसर भी हम लोगों को मिल सकते हैं। जब हम लोग अपना काम करने लगते हैं तो हम लोगों को एक नया रास्ता नज़र आने लगता है। जिस तरह से बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये अभी हम लोगों के ऊपर में ये तूफान गिरा है, बवंडर जो हमारे ऊपर में आ गया है, आसमान गिर गया है, ये हमारी अब एक हमारी संघर्ष करने की शक्ति को बढ़ाएगा और युवा अगर चाहेंगे तो संघर्ष करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा सरकार की तरफ से मदद की भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव कर रही है। क्योंकि आप एक सफल उद्योगपति हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हर इंसान के इसके अंदर में अपने अपने विचार होते हैं अतीन जी, और शायद मेरा विचार लोगों को बहुत पसंद ना भी आवे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। पढ़ाई का एक्चुअल में जो असल मकसद है वो हम लोग उसको छोड़ करके वो सिर्फ हम लोग उसको सिर्फ पढ़ाई ही करते चले जा रहे हैं आज तक। वो उसका गुण अर्थ जो है सो उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई एक्चुअल में क्या होती है ना अतीन जी, कि वो बनी हुई है कि इंसान को समझदार बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, लोगों को ऊंच नीच को समझने के लिए, हर चीज़ के बारे में उसको ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम लोग एक ही चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आज के दिन युवा पीढ़ी नहीं समझ रही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इतनी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी हमारी इतनी टैलेंटेड, इतनी समझदार होने के बावजूद भी वो दूसरे के ऊपर में आश्रित होना चाहती है। वो तुरंत चली जाती है कि मुझे नौकरी करनी है। वो खुद का अपना व्यापार खड़ा करने में असमर्थ है। या तो हमारी पढ़ाई में कुछ कमजोरी समझिए कि हम लोग उस तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, या उनके माँ बाप का जो कहिए, उनकी सोच को कहिए, वो लोग समझते हैं कि नौकरी कर लिया मतलब आप सेफ हो गए। जी नहीं, आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आपको मैं अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर भी आप काम करते हैं, आप एक बात आप मान के चलिए अतीन जी कि कोई भी संसार के अंदर में जो नौकरी करता है, अगर वो 10,000 की नौकरी करता है, 10 लाख की नौकरी करता है, और जिसके पास में वो काम करता है, आप जान के रखिए कि उससे वो कुछ ना कुछ ज़्यादा कमाता है, तभी वो उसको 10 लाख रुपये पेमेंट करता है, या 10,000 पेमेंट करता है, या 20,000 रुपये पेमेंट करता है। तो वो पेमेंट कैसे कर लेता है? बैठे बैठे वो पेमेंट सिर्फ इसलिए कर लेता है क्योंकि वो उस गुर को समझ गया है, व्यापार के गुर को। वो जानता है कि मैं इसको 20,000 रुपये दे रहा हूँ, मैं इससे 25,000 रुपये या 30,000 रुपये मैं इससे कमा सकता हूँ, तभी उसको वो 20,000 देता है। कोई भी दुनिया के अंदर में इंसान अपने जेब से, सरकार कोई भी पैसा नहीं दे सकती है। जब भी सरकार भी पैसा देती है वो टैक्स के रूप में आपसे कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आप कोई भी सामान खरीदें, पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, वो तो आम चीज़ हो गई। लेकिन जनरल सामान भी आप खरीदते हैं वो टैक्स के रूप में उसके पास में कुछ ना कुछ पहुंचता है, और उसी में से यही आपको वो देती है। उस तरह से व्यापार के अंदर में भी होता है कि जो भी इंसान जो नौकरी करता है, जिसके पास में वो कुछ ना कुछ उसे अर्न करता है या उम्मीद करता है, तभी उसको उस तरह से पेमेंट करता है। इसलिए युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपना व्यापार करें, हिम्मत रखें। हिम्मत तो करनी होगी, और हिम्मत करेंगे तो निश्चित आप भी एक दिन उद्योग को माने उद्योगपति बन सकते हैं, दुकानदार अच्छे बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। बहुत रोजगार के अंदर में भी हजारों अनेकों लाइनें हैं, इसके अंदर में भी आप काम कर सकते हैं। दौड़ने की बाहर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, दौड़ना तो पड़ता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। और सरकार को भी थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर में, स्ट्रक्चर में ऐसा उनको सुझाव देना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अंदर में आगे बढ़ना कैसे है उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार ने बहुत कम समय में अपनी बुलंदियों को छुआ है, क्योंकि आज झारखंड, उसके अलावा बंगाल, यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टीएमटी बार बन गई है। तो सर, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय तो देखिए मैं आपको देना चाहता हूं कि इसका श्रेय जो है सो हमारे कर्मचारी या हमारे जो फैक्ट्री के वर्कर हैं या यहाँ के लोग हैं, और ये तो सबसे मूल रूप से हैं। और इसका श्रेय मैं अपने बच्चों को भी देना चाहता हूँ, जो हमारे घर की टीम जो तैयार हो गई है। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब आज के दिन हमारी भी उम्र होते चली जा रही है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उन लोगों ने भी इसका मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया है। और कुछ जो है सो हमारे जो डीलर हैं, जो हमारा नेटवर्क है, और कुछ जो है सो क्वालिटी, जिस समय में क्वालिटी पर आप ध्यान देने लगते हैं
तो लोग आपके जो है सो माल को पसंद करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर में छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े से बड़े हर इंसान का सहयोग है, तभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे। लौह उद्योग से सीधे शिक्षा क्षेत्र में निवेश, ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? देखिए, शिक्षा क्षेत्र के अंदर में क्योंकि गिरिडीह एक छोटी जगह है, आवागमन की सुविधा कम है, मैंने पहले भी आपको सच बताया। तो इसके अंदर में हमारे बच्चों को भी मैंने बाहर ही पढ़ाया है गिरिडीह से। जब वो थोड़े से कुछ बड़े हो गए तो एक लड़के को मैंने पठानकोट जम्मू डलहौजी में, और 2 लड़के हमारे रांची विकास विद्यालय में पढ़ते थे, बड़े लड़के। तो जब मैं यहाँ से, मेरा तीसरा लड़का जो जिसने ये स्कूल खोला है, जब मैं डलहौजी जाता था तो वहाँ पर मैं देखता था कि इस तरह से हॉस्टल बना हुआ, इस तरह से बढ़िया स्कूल जिसके अंदर में लोग इतनी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं क्षेत्र से। तो मेरे दिल में एक ऐसी तमन्ना थी कि हम लोग जो है सो झारखंड के अंदर में उतनी लंबी फैसिलिटी वाला या बड़ी फैसिलिटी वाला अगर स्कूल नहीं है, तो कालांतर में जब मेरे पास में कभी इतना समर्थ होऊंगा या मेरे पास में पैसे होंगे तो मैं इसके अंदर में भी कुछ काम करूंगा। और मैं अपने बच्चों को तो यहीं मतलब पढ़ाऊंगा ही, और साथ साथ में जो है सो बाहर से भी जो है सो ये सुविधा यहाँ पर उत्पन्न हो सके, इससे जो है सो इसके लिए ये मुझे वहीं से प्रेरणा दिमाग में थी कि जो है सो मुझे शिक्षा क्षेत्र में अगर कभी समय मिला तो करूँगा। लेकिन भगवान की दया से जब हम लोगों का ये काम थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो फिर मेरा जो है सो ये सपना अब पूरा हुआ। पूरा होने के बाद में मैंने इस क्षेत्र में हाथ रखा है, कदम रखा है। तो जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि एक काम को जब मैंने लोहे को स्टार्ट किया था उस समय एक वायर नेल के काम से शुरू किया था, कांटी बनाता था, और वो जो आज 40 साल के अंदर में वो आज ब्रिज का रूप धारण कर लिया एक पौधे से। तो मैं सोचता हूँ कि आज शिक्षा क्षेत्र में भी अगर मैं लगूंगा तो कल मेरे बच्चे इसके अंदर में अगर लगेंगे तो निश्चित ये भी 10-20 साल के अंदर, 25 साल के बाद में ये भी एक ब्रिज के रूप में उत्पन्न होगा। और भी कोई यहाँ स्कूल कॉलेज बनाना चाहे मैं उसका स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी। और वैसे भी क्योंकि मुझे गिरिडीह से रहते रहते, क्योंकि पैदा मैं यहीं पर हुआ हूँ, मुझे एक लगाव भी है यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी जिस जगह पर जो इंसान रहता है उसकी हार्दिक इच्छा रहती है कि उसका क्षेत्र विकास करे। तो मुझे इसके वजह से मैं सोचता हूँ कि इसलिए ये स्कूल मुझे खोलने के लिए कुछ लोगों ने राय भी दी कि इसको किसी बड़े क्षेत्र में खोलो, रांची में खोलो, धनबाद में खोलो। मैंने कहा नहीं, अगर जब मैं एक कांटी का काम करके लोहे का उद्योग को जब गिरिडीह पूरे झारखंड की लोहा परचेज करने के लिए अगर गिरिडीह लोग आ सकते हैं छड़ के मामले में, जिस आइटम को मैं बनाता हूँ, तो अगर मैं पढ़ाई के क्षेत्र में अगर मैं गिरिडीह में ही काम करूंगा तो निश्चित हमारे गिरिडीह के अंदर भी लोग बाहर से पढ़ने के लिए आएंगे और इसी से इसका विकास होगा। ये इच्छा लेकर के मैं इसको शुरू किया। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।